नमस्कार दोस्तों, एसएससी जेई विथ राजन में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर मतलब पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाए हैं, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। हाँ, तो देखिए आज हम लोग देखते हैं लेक्चर 3। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज्ड। यहां देखिए क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा। यहां क्वेश्चन बोला है कि इनपुट वोल्ट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी क्या किया है, क्या किए हैं, इंक्रीज किए हैं। एंड कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अनचेंज्ड, यानी वोल्टेज को कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी वोल्टेज कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वही हम लोग से पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। फाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ होता है। जब ये कांस्टेंट होता है तो ईडी करंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर होता है, और हिस्टैरिसीस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ होता है। लेकिन जब फ्लक्स डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ जो होता है, ये क्या बोला, ये बोला है कांस्टेंट, और ये इंक्रीज डिक्रीज होगा तो यानी क्या होगा, यानी ये अनचेंज्ड है। कांस्टेंट का आने का मतलब कि ना बढ़ेगा ना घटेगा इसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए ये क्या हुआ, कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो रहा है, वोल्टेज ज्यों का त्यों है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V बाई एफ का होल स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर होगा। तो ये V बाई एफ स्क्वायर और ये V बाई एफ स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, ईडी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर हो गया। हाँ, देखिए ईडी करंट लॉस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, तो यानी ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, रिमेन अनचेंज हो जाएगा। हाँ, इसको कांस्टेंट बोलने से अच्छा है, ये अच्छा लगेगा कि ये रिमेन अनचेंज्ड होगा। हाँ, और देखिए ईडी करंट क्या होगा, ईडी करंट लॉस रिमेन अनचेंज्ड हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं हिस्टैरिसीस पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए हिस्टैरिसीस पर देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। हाँ, ये आपको समझ में आ गया होगा कांस्टेंट वाला। तो ये तो पूछा नहीं है तो इसको नहीं देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं। अब देखिए हिस्टैरिसीस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, V बाई एफ का 1.6 होता है इंटू एफ होता है। 1.6 क्यों होता है, यहाँ वन हिस्टैरिसीस लॉस में जो एक्स का वैल्यू रहता है 1.6 रहता है। एक्चुअली में हम लोग 1.5 से 2 के बीच में लेते हैं, लेकिन जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं उस हिसाब से 1.6 होता है। हाँ, तो देखिए हिस्टैरिसीस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V 1.6 डिवाइड बाई F 0.6 हो गया। अब देखिए ये आपका क्या है, ये तो आपका अनचेंज्ड है। सॉरी, बार बार कांस्टेंट हम बोल दे रहे हैं, कांस्टेंट बोलना ठीक नहीं है। हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, अनचेंज्ड है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी हो रहा है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करवा रहे थे, इंक्रीज करवा रहे थे। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज। तो देखिए फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज होगा तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां ध्यान दीजिए, हिस्टैरिसीस लॉस डिक्रीज हो रहा है और ईडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इंक्रीज हो डिक्रीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिमेन्स अनचेंज्ड हो जाएगा। तो यहां देखिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन देखिए, हिस्टैरिसीस लॉस एंड ईडी करंट लॉस इंक्रीज, ये गलत है। हिस्टैरिसीस लॉस इंक्रीज तो हिस्टैरिसीस लॉस डिक्रीज हो रहा है, ये भी गलत है। और ईडी करंट लॉस रिमेन्स अनचेंज्ड, ये भी गलत है। अब देखिए यहां क्या बोला, हिस्टैरिसीस लॉस इंक्रीज, तो ये गलत है। बट ईडी करंट लॉस रिमेन्स अनचेंज, तो रिमेन्स अनचेंज तो हो रहा है ईडी करंट, लेकिन हिस्टैरिसीस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ऑप्शन डी में क्या बोला, हिस्टैरिसीस लॉस डिक्रीज, ये तो सही है, लेकिन ईडी करंट इंक्रीज यानी ये गलत है, यानी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और ये आया हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शन भी ऐसा ही आया हुआ, इसमें सबको मार्क्स मिल गया था। हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें होगा हिस्टैरिसीस लॉस डिक्रीज होना चाहिए और ईडी करंट लॉस रिमेन्स अनचेंज्ड होना चाहिए। हाँ,
तो इसका कोई भी ऑप्शन नहीं सही, आपको कैसे आया ये बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, आयरन लॉस इन ए 100 केवीए ट्रांसफार्मर इज 1 किलोवाट। आयरन लॉस है 1 किलोवाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस है 2 किलोवाट। द मैक्सिमम इफिशियंसी अकर एट द लोड। हाँ, तो देखिए लोड पे हम लोग को क्या पूछा है, मैक्सिमम इफिशियंसी पूछा है। लोड पे मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है एस, केवीए में होता है, देखिए केवीए में होता है। तो एस मैक्सिमम इफिशियंसी होता है एस फुल लोड अंडर रूट पी आई बटे पी सी यू का एफ एल। हम लोग को देखिए निकालना, ये कितना दिया है 100 केवीए दिया हुआ है, अंडर रूट यहां 1 किलोवाट बटे 2 किलोवाट, तो रूट हो तो 1/2 रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.707 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 70.7 केवीए। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन को ना थोड़ा टाइम देके पढ़िए, ऑप्शन और आंसर अपने आप बनने लगेगा, बस क्वेश्चन को ठीक से देखना है। कुछ क्या होता है, कुछ बात को हम लोग क्वेश्चन में स्किप कर देते हैं और अपने माइंड से चल लेते हैं कि ये होगा, मतलब इतना क्वेश्चन बनाए हुए रहते हैं कि माइंड में ये चल जाता है और उसकी वजह से एग्जाम में गलत हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने का। यहां क्या बोला, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑफ 100 केवीए, और ये आपका दिया है वोल्टेज 1100 डिवाइड बाई 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आर। देखिए हाई वोल्टेज का रेजिस्टेंस ये है और लो वोल्टेज का रेजिस्टेंस ये है, इतना ही बोला है इतना लाइन में। और द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू एचवी साइड एंड लो वोल्टेज साइड। पहले बोला है कि आप रेफर टू एचवी साइड कीजिए तब का बताइए, और फिर लो वोल्टेज साइड रेफर कीजिए तब का बताइए। हाँ, तो दोनों का पूछा है। तो पहले देखिए यहां क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, रेफर्ड टू एचवी साइड। तो देखिए जिस साइड रेफर करेंगे उसको ऊपर रखेंगे। हाँ देखिए जैसे यहां क्वेश्चन में बोलते हैं, जैसे आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो देखिए एचबी साइड, सॉरी यहां क्वेश्चन में ये भी ध्यान दीजिएगा, यहां थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है। ये क्वेश्चन में 0.1 दिया हुआ है, हाँ 0.1 दिया हुआ है, ना कि 0.12। हाँ क्वेश्चन में 0.1 दिया हुआ है, यहाँ 0.1 ओम है। हाँ तो देखिए एचवी साइड 0.1 ओम है एंड एलवी साइड 0.004 ओम है। तो देखिए हमको पहले रेफर कर रहे हैं एचवी साइड, तो जो लो वोल्टेज साइड है उसको लेके आएंगे क्या, हाई वोल्टेज साइड। हाँ तो देखिए 0.1 क्या है, ये तो एचवी साइड है ही, और हमको 0.004 को रेफर करके लाना है एचवी साइड। तो एचवी साइड तो देखिए हाई वोल्टेज साइड यानी 1100, तो देखिए इसका हो जाएगा 1100 डिवाइड बाई 220 का होल स्क्वायर इंटू 0.004 होगा। हाँ तो देखिए ये क्या किए, ये टर्न्स रेशियो है। हाँ ये मतलब जिस साइड रेफर करेंगे ना उसी को यहां लेते हैं। अगर एचबी साइड रेफर किए तो ऊपर देखिए एचबी साइड लिए, और अगर एलवी साइड रेफर करेंगे ना तो 220 को ऊपर ले लेंगे। हाँ बस इतना सा आप शॉर्टकट में याद रखिए, और अगर आप पढ़े होंगे इसको डिटेल से तो आपको पता होगा कि कैसे ये बनता है। तो देखिए आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया 0.1 प्लस, इसको सोल्व कीजिए, इसको भी सोल्व कीजिएगा तो 0.1 आएगा, एक और सोल्व कर लीजिएगा तो 0.2 ओम आ गया। तो देखिए एचबी साइड कितना आ गया 0.2 ओम। अब एलवी साइड करते हैं, तो रेफर्ड टू एलवी साइड। तो एलवी साइड में देखिए आर इक्विवेलेंट बराबर क्या 0.004, ये तो एलवी साइड था ही, हमको 0.1 जो एचवी साइड था उसको हम लोग रेफर करके एलवी साइड लाना है। तो एलवी साइड लाने के लिए क्या बोले थे, जो छोटा वोल्टेज है उसको ऊपर लिख देंगे और उसका होल स्क्वायर करके ये आपका आ जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 0.004 ये तो एलवी साइड, लेकिन इसको जब सोल्व कर लीजिएगा इसको इतना को जो गोल किए तो ये भी आ जाएगा 0.004। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 0.008 ओम। तो देखिए रेफर जब एलवी साइड किए तो 0.008 ओम आया, और जब एचवी साइड रेफर करेंगे तो 0.2 ओम। कौन सा ऑप्शन सही है,
तो देखिए आप ऑप्शन आपका बी सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए स्टार डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर हैज ए फेज टू फेज वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो A:1 है, फेज टू फेज। तो देखिए डेल्टा फेज रेशियो स्टार फेज, तो देखिए ये डेल्टा फेज है तो यहां ए है, और स्टार फेज है तो स्टार फेज की जगह 1 है। हाँ, अब ध्यान दीजिए, द लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो ऑफ द स्टार डेल्टा गिवन बाय। तो देखिए हम लोग को पूछा क्या, लाइन टू लाइन, यानी यहाँ ये VL हो गया, ये VL किसके साइड हो गया, ये हो गया डेल्टा के साइड, और ये VL क्या हो गया, स्टार के साइड। तो हम लोग को इसी का रेशियो पूछा है। रेशियो किसका पूछा है, स्टार और डेल्टा का, यानी VL रेशियो स्टार डिवाइड बाई VL रेशियो डेल्टा, ये हम लोग को बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हाँ, इसको देखिए अब हम लोग सोल्व करते हैं। अब देखिए सपोज कीजिए यहां 1 वोल्ट है। हाँ, यहां मान रहे हैं, हाँ यहां 1 वोल्ट होगा, तो यहां भी कितना होगा 1 वोल्ट, यहां 1 वोल्ट हुआ। अब देखिए 1 वोल्ट आ गया सेकेंडरी में डेल्टा में। अब देखिए 1 वोल्ट इधर, इधर भी 1 वोल्ट क्यों आया, क्योंकि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डेल्टा में सेम होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 1 वोल्ट आ गया। अब देखिए हमको इधर ये क्या, ये भी आपका भी फेज होता है स्टार का, तो हम लोग को देखिए यही निकालना है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, यहां करेंगे भी फेज सेकेंडरी का कर रहे हैं। हाँ, ये हो गया डेल्टा डिवाइड बाई भी फेज स्टार बराबर क्या हो गया, A/1 हो गया, A/1 ही ना है। अब देखिए भी फेज डेल्टा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और हम लोग को स्टार निकालना है। तो भी फेज स्टार बराबर क्या हो जाएगा, 1 ऊपर 1 नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा 1/A हो गया, तो 1/A हो गया। अब देखिए यहां देखिए, तो देखिए यहां भी फेज कितना हो गया, 1/A हो गया। देखिए एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं, तो आप देखिए यहां ध्यान दीजिए, 1 मिनट, देखिए ये स्टार था, यहां देखिए कितना हो गया, यहां 1/A हो गया। अब यहां 1/A हो गया तो हमको भी लाइन निकालना होगा। तो भी लाइन बराबर क्या होता है, √3 भी फेज, तो √3 इंटू भी फेज कितना होगा 1/A, तो हो गया √3/A। अब देखिए लाइन वोल्टेज कितना आ गया, √3/A, और फेज वोल्टेज हम लोग को 1 वोल्ट दिया है। तो देखिए क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। यहां भी लाइन स्टार डिवाइड बाई भी लाइन डेल्टा। अब देखिए भी लाइन स्टार कितना है, भी लाइन स्टार है आपका √3/A, तो √3/A डिवाइड बाई भी लाइन डेल्टा, भी लाइन डेल्टा 1 वोल्ट है, तो यहां 1 वोल्ट, तो इसको सोल्व किए तो कितना हो गया √3/A, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का √3/A, यानी ऑप्शन डी सही है। हाँ, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, थोड़ा सा सीरीज जो है ना मिसमैच हो गया, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, टोटल 10 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए 10 ओम रेजिस्टिव लोड, देखिए यहां रेजिस्टिव लोड है 10 ओम, टू बी इंपिडेंस मैच। तो इंपिडेंस मैच बनाने के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला को लगाते हैं, तो इंपिडेंस मैच बनता है। इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए इतना दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस इतना दिया हुआ है और इंपिडेंस मैच इतना दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो इसको क्या करेंगे, ये जो 10 ओम है इसको कोशिश करेंगे हम लोग रेफर करेंगे किसके साइड, प्राइमरी के साइड। तो प्राइमरी के साइड इसको रेफर करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 6250 ओम, और इसको प्राइमरी के साइड रेफर करेंगे तो ये 10 ओम हो जाएगा। और देखिए जब भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करते थे तो लोड बराबर क्या होता था, इंटरनल रेजिस्टेंस RTH होता था। तो इसको इधर लाए हैं, तो ये सेकेंडरी को प्राइमरी में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू 10 करेंगे तभी ना होगा। अब देखिए
ये दोनों को इक्वल करेंगे तो 6250 इक्वल टू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर इंटू 10। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, तो N1 बाई N2 बराबर कितना हो गया 25, यानी आपका टर्न्स आ गया। यहां क्या पूछा था क्वेश्चन में, पूछा प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी N1 बाई N2, तो कितना भी लाए 25 लाए। तो देखिए जब भी इंपीडेंस मैचिंग का आएगा ना, तो एक बार इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को लगाने का ट्राई कीजिएगा, इसी से क्वेश्चन बन जाता है। और किस तरह बना वो आपको समझ में आ गया होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लो वोल्टेज वाइंडिंग आर प्लेस्ड नियर टू द कोर। तो देखिए कोर में जब भी कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग रहता है जैसे कोर टाइप में, तो उसमें क्या करते हैं, पहले लगाते हैं एलवी वाइंडिंग को, फिर एचवी को लगाते हैं। तो पहले एलवी मतलब कोर के नजदीक हम लोग एलवी वाइंडिंग ही क्यों लगाते हैं, तो ये आपको पता होगा कि इंसुलेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वोल्टेज रेटिंग के। अगर वोल्टेज रेटिंग कम रहा तो इंसुलेशन हम लोग को कम लगाना पड़ेगा, अगर वोल्टेज ज्यादा रहा तो इंसुलेशन ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यानी इसी से पता चलता है कि ऑप्शन सी सही होगा। क्या बोला, इट रिड्यूसेस इंसुलेशन रिक्वायरमेंट। लो वोल्टेज को हम लोग नियर वाइंडिंग इसलिए मतलब कोर के नियर इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम लोग को इंसुलेशन कम देना पड़ेगा। तो इससे इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ के इज द फेज टू फेज वोल्टेज, यहां ध्यान दीजिए के इज द क्या है, फेज टू फेज वोल्टेज रेशियो, देन द लाइन टू लाइन वोल्टेज, मतलब सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी तरह बनाना है इसको। तो देखिए यहां दिया हुआ है K:1 दिया है। उस टाइम क्वेश्चन में क्या था, डेल्टा इस साइड था और स्टार इस साइड था, अब एक्सचेंज हो गया। हाँ तो यहां गौर कीजिए, यहां K दिया हुआ है, तो सपोज कीजिए, देखिए यहां हम यहां से मानते हैं, यहां सपोज कीजिए 1 वोल्ट है, हम यहां से मानना चालू करते हैं, तो ये 1 वोल्ट हुआ, तो ये लाइन वोल्टेज हुआ। तो देखिए स्टार में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज अलग होता है, और डेल्टा में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज दोनों सेम होता है, इसलिए 1 दिया था तो 1 डायरेक्ट मान लिए थे। इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ स्टार कनेक्शन है, तो यहाँ 1 वोल्ट है, तो इधर कितना आएगा, तो इधर निकालने के लिए भी फेज बराबर क्या होता है, VL बाई √3। तो VL कितना है 1 है और √3, तो हो गया 1 बाई √3। तो आपका देखिए यहाँ का वोल्टेज हो गया 1 बाई √3। अब 1 बाई √3 हो गया, यहाँ के से के टाइम से यहाँ टर्न्स रेशियो है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा √3 के। आपको बहुत बार बताएं इसको चेंज करने की किस तरह चेंज करते हैं, V1 बाई V2 बराबर N1 बाई N2 लेके सोल्व करके यहां चेंज कर लीजिए, तो 1 बाई √3 के हो गया। अब आपको बताया था कि डेल्टा में जो फेज का वोल्टेज होता है वही लाइन का वोल्टेज होता है, तो यानी यहां भी कितना हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा 1 बाई √3 के हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग को देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो स्टार और डेल्टा का। तो देखिए यहां हम लोग लेंगे VL स्टार डिवाइड बाई VL डेल्टा। अब इसको सोल्व करेंगे तो VL स्टार कितना था 1 था, अब VL डेल्टा कितना है 1 बाई √3 के। अभी लाए थे इसको, यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए ये VL हो गया डेल्टा साइड का और VL स्टार साइड का 1 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा √3 के, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, √3 के, यानी ऑप्शन सी सही है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं, अभी आगे और आएगा, तो टेंशन मत लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए आप धीरे धीरे सीखने का, धीरे धीरे सीखिएगा तभी होगा। इसको बहुत कम कोई टीचर लोग बताते हैं ताकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए सीखने का। और इससे भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बोलिएगा, इसको एक डिटेल में ही सारा 5-6 क्वेश्चन लेके आपको अच्छे से सोल्व करा देंगे और थ्योरी भी थोड़ा बहुत बता देंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर और वोल्टेज रेशियो V1 बाई V2। देखिए V1 बाई V2 दिया हुआ है जिसमें V1 ग्रेटर देन V2 है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी का V1 है HV साइड का और V2 है LV साइड का। हाँ अब पूछा है द फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली, क्वेश्चन को यही बस पूछा है, ट्रांसफर इंडक्टिवली। तो देखिए थोड़ा सा थ्योरी को देख लीजिए, हम अपना शॉर्ट नोट से निकाल के बता रहे हैं।
देखिए के बराबर हम लोग एल वी बाई एच वी लेते हैं, हाँ ये हम लोग एजम्पशन करते हैं, तब फिर ये फॉर्मूला बनता है। तो हम ये एज्यूम करके लिए हैं, तो के बराबर एल वी बाई एच वी होगा, और के होता है लेस देन एक से ऑलवेज। अब देखिए एस इंडक्टिव का फॉर्मूला होता है 1 माइनस के केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, हाँ, और एस कंडक्टिव का होता है के इंटू केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो हम लोग को देखिए एस इंडक्टिव पूछा है, तो एस इंडक्टिव होता है 1 माइनस के। तो देखिए के क्या होता है, एल वी बाई एच वी लेते हैं। अब देखिए मेरा एल वी कौन है, एच वी कौन है, इसको देखिए क्वेश्चन में। देखिए V2 क्या है, एल वी है क्योंकि छोटा है, अब V1 एच वी है तो V2 एल वी है, तो यानी के बराबर क्या हो जाएगा V2 बाई V1। अब देखिए 1 माइनस के क्या हो गया V2 बाई V1, तो हो गया V1 माइनस V2 बाई V1। तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाई V1, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई V1, यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टेप्ड कोर इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू रिड्यूस। तो कोर ट्रांसफार्मर को हम लोग क्यों यूज करते हैं, स्टेप्ड कोर को क्यों यूज करते हैं, क्या रिड्यूस करता है, हाँ, तो देखिए स्क्वायर कोर हो गया और स्टेप्ड कोर हो गया। तो स्क्वायर कोर में क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल इज मोर होता है, डायमीटर देखिए इसका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टेप्ड में। स्टेप्ड में देखिए थोड़ा कम हुआ और इसमें ज्यादा हुआ। तो देखिए जहां डायमीटर ज्यादा हुआ तो उसका इंसुलेशन रिक्वायर्ड ज्यादा होगा, कॉपर वाइंडिंग जो हम लोग लगाएंगे वो भी ज्यादा होगा, तो कॉपर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा। और जहां स्टेप्ड कर दिए तो क्या हुआ, कॉपर रिक्वायरमेंट कम हो गया और उसका इंसुलेशन भी कम हो गया। तो देखिए इसमें क्या होगा, क्या रिड्यूस होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉपर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर वाउंड ऑन टॉप टू ईच अदर, हाँ, तो ये क्या रिड्यूस करता है, तो ये रिड्यूस करता है लीकेज रिएक्टेंस। और इस प्रोसेस को जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आर वाउंड ऑन द टॉप, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटरलेसिंग, हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, इंटरलेसिंग बोलते हैं, और ये रिड्यूस करता है लीकेज रिएक्टेंस के। तो देखिए आज का टोटल 10 क्वेश्चन हो गया और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और देखिए कुछ पिछला क्वेश्चन में क्या हुआ था कि ऑप्शन गलत बोल दिए थे लेकिन हम सही टिक किए थे, तो उस सबको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि टाइम कम रहता है और जल्दी जल्दी में बताना होता है, इस वजह से थोड़ा सा टंग स्लिप हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।